बच्चों लास्ट ईयर पर हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या जैव अभियांत्रिकी। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी के मतलब क्या होते हैं, उसके मायने क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन या परिभाषा क्या होती है और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी में। और इसी के पश्चात, इसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, तो वो विकास क्या क्या हुआ और इसके जो सिद्धांत हैं वो क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका सिद्धांत और इसके जो डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके सिद्धांत। तो इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। जेनेटिक इंजीनियरिंग को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी और केमिकल इंजीनियरिंग को कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो डीएनए आरएनए है उनकी संरचना में परिवर्तन किया जाता है। डीएनए और आरएनए की संरचना में परिवर्तन किया जाता है। डीएनए को काट करके अलग अलग डीएनए को प्रकार के डीएनए को जोड़ना, काटना, उसकी संरचना में परिवर्तन करना, यही इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसकी जो नाइट्रोजनी क्षार है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, जिनसे मिलकर के डीएनए आरएनए बनता है, तो उसमें भी परिवर्तन किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए आरएनए की संरचना में परिवर्तन, होस्ट सेल पोषक कोशिका में जाते हैं तो उसकी जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं, बायोलाक्षणिक लक्षण होते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ये बहुत बड़े स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, लार्ज स्केल पर इनका उत्पादन किया जाता है। एंजाइम्स का, बायोटेक्नोलॉजी उसमें एंटीबायोटिक्स का, इनका एज ए मेडिसिन, औषधि के रूप में इनका उत्पादन किया जाता है। और इनकी उपयोगिता भी आजकल बहुत बढ़ गई, क्योंकि हर मर्ज में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर एक चीज के संरक्षण में, उसके संवर्धन में, उसको बनाने में, नष्ट करने में, इनमें तमाम प्रकार के एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। और ये सब एंजाइम्स का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। इसी के पश्चात देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका विकास। तो इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, प्रयोग होते रहते हैं। और इन प्रयोगों के द्वारा क्या होता है कि नई नई जो विधियां होती हैं उनका इजाद होता रहता है, उनकी खोज होती रहती है, नई समस्याएं आती रहती हैं, तो उनके अनुसार उनको सॉल्व करने के लिए नई नई तकनीकी विकसित होती रहती है, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसी के अंतर्गत जैसे कि क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग, तो क्लोनिंग क्या, भारतवर्ष में क्लोनिंग में सबसे पहले क्लोनिंग किसकी की गई, भेड़ की गई, भेड़ की क्लोनिंग की गई। तो भेड़ की क्लोनिंग में क्या किया गया कि दो भेड़, एक काली भेड़, एक सफेद भेड़, उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो उनकी वेंट्रल साइड से, अधर सतह से एक एक सेल ले लेगी, एक एक कोशिका ले लेगी,
और जिस भेड़ की क्लोनिंग करनी है उसका न्यूक्लियस बना रहने देते हैं, और जिस तरह की भेड़ नहीं बनानी उसका न्यूक्लियस हटा देते हैं, केंद्रक हटा देते हैं। जैसे कि सफेद भेड़ बनानी है तो उसका केंद्रक सेल का न्यूक्लियस बना रहने देते हैं, और जो काली भेड़ नहीं बनानी तो उसका सेल का न्यूक्लियस हटा देते हैं, और फिर दोनों सेल को न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में, पोषक पदार्थ में, पेप्टिड्स में उसको फर्टिलाइज कराते हैं, दोनों सेल को मिला देते हैं, और फिर उसका वैसे ही नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, सामान्य विकास होता है जैसे सभी जीवों का होता है। तो वो वैसे ही भेड़ बन जाती है जैसे कि वो सफेद रंग की भेड़ थी, हूबहू वैसी। क्लोनिंग का मतलब हूबहू वैसी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, शारीरिक संरचना में, स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्लोन का मतलब हूबहू वैसा ही होता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही ये क्लोनिंग का विकास हुआ। क्लोनिंग की प्रक्रिया प्लांट में, एनिमल्स में, दोनों में ही की जाती है। बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे कि इस एंजाइम को पृथक किया गया, निकाला गया। और ये एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आधारित है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये डीएनए को काटने में उपयोग किया जाता है। ये डीएनए की कैंची कहलाता है। जैसे डीएनए की कैंची क्या है, डीएनए का सीजर क्या है, तो वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये डीएनए को काट देता है, और जब काटता है तभी उसकी संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। और इसका विकास हुआ। फिर इसके बाद वेक्टर माने पहुंचाने वाला क्या, तो इसमें एक प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे कि प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो गोल आकार का होता है, सर्किल रूप में होता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के लिए उसके आनुवांशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने में उपयोग में नहीं आता है। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसका, बैक्टीरिया का, जिसे कि हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसके द्वारा कोई डीएनए का सेगमेंट एक से दूसरे में पहुंचाया जा सकता है, एक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये प्लाज्मिड एज ए वेक्टर काम करता है, ठीक है ना। और इसी से क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब एक का डीएनए दूसरे के डीएनए से मिला दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजी डीएनए। पुनर्योजी मतलब कि दो अलग अलग जीवों के डीएनए हैं, तो उनको आधा आधा काट देते हैं, तो आधा एक का डीएनए और आधा दूसरे का डीएनए, ये दोनों दो आधे आधे डीएनए को मिला करके एक डीएनए बनाते थे। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। पुनर्योजी डीएनए इसी को कहा जाता है। इसके पश्चात डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा बना, सबसे पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा बना सबसे पहले, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जैसे होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, एक किसी भी जीव, प्लांट या एनिमल का एक का डीएनए और दूसरे का डीएनए, दोनों के आधे आधे भाग ले लिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये सबसे पहले कैसे बना तो इसमें मैंने जैसे ऊपर बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस,
ये एंजाइम क्या कहलाता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये डीएनए की कैंची या डीएनए का सीजर कहलाता है। ये डीएनए को काटता है, बीच से काट देता है, तो आधा डीएनए हो गया, और दूसरे को भी डीएनए काट लिया, फिर आधा आधा जोड़ दिया, तो ये नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, नया रूप बन जाता है। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। तो इसी बैक्टीरिया से के अंदर से स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में ये एंजाइम्स को पृथक किया। इस एंजाइम्स को पृथक किया मतलब अलग किया, और अलग करने के बाद क्या किया? डीएनए को काटा, और डीएनए को काटने के बाद दो अलग अलग डीएनए के हाफ पार्ट को आपस में जोड़ा। तो इन्होंने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। किसने? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। और इसी के विकसित होने के पश्चात, इसकी डिस्कवरी होने के पश्चात ही बायोटेक्नोलॉजी का जो काम है वो बहुत ही आगे बढ़ा, और इसमें बहुत सी विकास हुआ और तेजी से विकास हुआ। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को किसने पृथक किया, और सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या कृत्रिम पुनर्योजी डीएनए अणु किसने बनाया, कब बनाया, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने डीएनए का जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बहुत पूछा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, डीएनए की कैंची किसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं, और रिकॉम्बिनेशन कब किया जाएगा? जब डीएनए को काटेंगे, पहले काटेंगे तब जोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट इसी से होती है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और याद रखना है। तो इतना आप लोग फेयर कॉपी में सही ढंग से समझ करके याद करेंगे, पढ़ेंगे, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया है इसके बारे में और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, और इसके द्वारा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी में कैसे डीएनए को काटते हैं और कैसे एक से दूसरे में पहुंचाते हैं और फिर दूसरे के साथ आपस में जोड़ते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग इतना इसको तैयार करेंगे, नेक्स्ट टाइम पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।